और चलिए आज बात करेंगे दर्शकों ईरान की। क्या ईरान से अब खामेनेई को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा? क्योंकि पिछले 17 दिन से जेन ज़ी का हिंसक प्रदर्शन जारी है और अब इस प्रदर्शन को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा समर्थन दे दिया है। आप जानते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारियों को सरकारी इमारत पर कब्जा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि ईरान के देशभक्त प्रदर्शन करते रहें, अपनी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लें। सुनिए, साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों की हत्या और अगर उन पर अत्याचार करने वालों के नाम नोट करने को भी कहा है। ट्रंप ने साफ कहा है कि इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि अमेरिका मदद रास्ते में है। वहीं ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने भी संदेश जारी किया है। बता दें आपको, सेना से प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े होने की अपील की है। ट्रंप के आक्रामक बयानों ने मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ा दी है। बड़ा सवाल तो दर्शकों यह है कि आखिर ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है। और चलिए इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। तो लगातार ट्रंप की धमकी सामने आ रही है। लगातार ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं। ईरान की माने अब तक प्रदर्शनकारियों की मौतें हो चुकी है। ईरान अपने प्रदर्शनकारी को, बता दें आपको, लगातार ये कह रहा है कि फांसी की सजा मिलेगी और इसके साथ ही आज ही कहा जा रहा है कि जब फांसी की सजा मुकर्रर की गई तो अमेरिका ने टेढ़ी आंख दिखाई। ईरानी जेन ज़ी को ट्रंप का संदेश सुनिए। ईरान के देशभक्त प्रदर्शन करते रहे, सरकारी इमारतों पर कब्जा करो। ट्रंप का यह आदेश है, सुनिए। संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लो, अमेरिका रास्ते में मदद के लिए तैयार है। अत्याचारियों के नाम नोट कर लो, अत्याचार की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये देखिए साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का संदेश। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने सेना और जनता को क्या संदेश दिया, आइए आपको सुनाते हैं। همیهنانم همانطور که در پیام قبلی به شما گفتم، صدای شما و شجاعت شما رو جهانیان نه تنها دیدن و شنیدن، بلکه دارن اکنون اقدام میکنن. قاعدتا تا به حال بایستی پیام رئیس جمهور امریکا رو در ضمن شنیده باشید. کمک در راه هست. مبارزه رو همطور که تا به حال انجام دادید ادامه میدید. نگذارید که این نظام شرایط رو عادی جلوه بکنه. بعد از این همه کشتار اخیر یک دریا خون بین ما و این رژیم هست. یادداشت کنید اسامی این جنایتکاران رو. یه روزی به سزای اعمالشون خواهند رسید. و اما پیام ویژه‌ای دارم به پرسنل ارتش. شما ارتش ملی ایران هستید، نه ارتش جمهوری اسلامی. और चलिए आज हम खास मेहमानों के साथ इस मुद्दे पर विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल टीपी त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, श्रुति दास गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार, और फाजिल अहमद, मुस्लिम स्कॉलर। सबसे पहले आप तीनों का हार्दिक अभिनंदन इंडिया न्यूज पर। पहला सवाल हो जाएगा, और क्या उससे भी बदतर होगा, क्या जवाब देंगे? देखिए, ये तो सच है कि ईरान के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के देशभक्तों, आप अपना प्रोटेस्ट जारी रखो और जो वहां के सरकारी संस्थान है उनके ऊपर कब्जा कर लो जी। और यकीन रखो कि मदद रास्ते में है, आ रही है। और जिन लोगों ने किलिंग की है, जिन्होंने मारा है, उनको नाम याद रखो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। उधर ईरान ने भी इसी तरह की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि आप आकर तो देखो, हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, अरगाची ने। जी। सवाल ये है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो ईरान ने जो योजना बनाई है वो ये है कि कभी कभी ताकतवर आदमी की ताकत भी कमजोरी बन जाती है। यानी कि अमेरिका के जो बेसिस है मिडिल ईस्ट में, और खास तौर पे ईरान के आसपास 7 देशों में है, कुवैत में है, बहरीन में है, कतर में है, यूएई में है, सऊदी अरबिया में है। और ईरान ने कहा है कि मैं इन बेसिस के ऊपर हमला करूंगा, मैं इजराइल के ऊपर हमला करूंगा। और उसने अपनी जो मिसाइलें और ड्रोन पहले से उनकी बाकायदा सिटीज बनाई हुई हैं, उनको और ज्यादा लीथल बना लिया है, हाइपरसोनिक कर लिया है, उनके चार्जेस बढ़ा दिए हैं। यानी कि ईरान भी ये कर सकता है। का मतलब क्या हुआ कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है और ईरान उसका जवाब देता है तो फिर
ये युद्ध केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मिडल ईस्ट में भी पहुंच जाएगा। और तो और पुतिन ने भी धमकी दे दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर पिछले साल जैसा अटैक ईरान के ऊपर किया गया तो फिर इसका इफेक्ट पूरे मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल लेवल के बिल्कुल। ऊपर होगा। जी। यानी कि स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनने वाला है वो यह है इरफान सुल्तानी। इरफान सुल्तानी एक वो नेता है इन प्रोटेस्टर्स का जो शायद इस्फहान प्रांत से है। उन्होंने उसको आज फांसी पर लटकाना है, क्योंकि ईरान ने ये कह दिया था अपने प्रोसिक्यूटर से कि जल्दी से जल्दी लोगों पे चार्ज लगाओ, उनके ऊपर ट्रायल करो और बिल्कुल। उन्हें दंड दो। अमेरिका ने इसका सख्त विरोध किया है कि अगर आपने एग्जीक्यूशन किए, यानी कि लोगों को फांसी पर लटकाया, तो फिर आप समझ लें कि हमारा एक्शन आपके ऊपर होने ही वाला है। ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा ना हो जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक इंजीनियर की हत्या से ही वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। यहाँ भी मुमकिन है कि ये जो इरफान सुल्तानी है, अगर इसको आज एग्जीक्यूट कर दिया गया बिल्कुल और सर। अमेरिका ने हमला किया तो फिर एक ये महायुद्ध में बदल जाए और दुनिया के सामने एक और नया थर्ड वर्ल्ड वॉर आ जाए। बात यह है कि ईरान के अंदर करीब 10% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान है। जो सुन्नी मुसलमान है वो माइनॉरिटी में है, और करीब 2 से 3% बलोच है। और इन सुन्नी मुसलमानों ने और बलोच ने अपना एक संगठन बनाया हुआ है जो है जैशे अल अदल। अब ये संगठन ईरान की सत्ता के और मुल्ला के खिलाफ है। उधर रजा पहलवी ने भी ये कह दिया है कि मुल्ला को छोड़कर जाना होगा ईरान। ये ऐसे करीब 6 विद्रोही संगठन है। ये संगठन पूरी ईरान की सेना के, पुलिस के और एक ईरान की वाजिद फोर्स है। वाजिद फोर्स का मतलब वो फोर्स है जो वर्दी नहीं पहनती लेकिन बहुत ही क्रूर है और जो आम आदमियों में रह के प्रोटेस्टर्स को मार रही है। करीब 12,000 प्रोटेस्टर एक खबर के मुताबिक मार दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में वहां जो उपद्रव बढ़ चुके हैं उससे बहुत मुमकिन है कि ये एक नए महायुद्ध को जन्म दे। स्थिति अत्यंत 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 ही गंभीर बनी हुई। ठीक है सर, एक बार मैं जानना चाहूंगी श्रुतिदास गुप्ता जी के पास, विदेश मामलों की जानकार है। श्रुतिदास जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि देखिए क्लियर है, अब कारण तो क्लियर है, सबको ये पता है कि ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का ये पूरा अधिकार सामने आ गया है, लेकिन क्या आप दर्शक को ये बता पाएंगी कि असली वजह क्या है? ईरान पर कब्जा करना वजह है, या फिर यहाँ पर आतंकी संगठनों का खात्मा करना वजह है, या एक बार फिर से अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, 26 में नया संदेश दे रहे हैं? क्या समझाएंगे आज? करने की धमकी देना या उधर के प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करना के 2 कारण हैं। पहला, ईरान का तेल, जैसे वेनेजुएला का तेल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेट्रो डॉलर से आप उसको लिंक करते हो। डॉलर के अंदर आप अगर एक्सचेंज, पेट्रो डॉलर की डील खत्म हो चुकी है, एक डील दोबारा करी गई ट्रंप और सऊदी के बीच में, लेकिन उसके अंदर करेक्टली पेट्रो डॉलर नहीं हुआ दोबारा से स्थित। लेकिन अभी भी ज्यादातर ट्रेड हम डॉलर में किया करते थे। कुछ देशों ने, जैसे स्पेशली चाइना ने ईरान के साथ, बाकी देशों के साथ, इंडिया ने रशिया के साथ अपनी अपनी करेंसीज के अंदर क्रूड ऑयल के अंदर डील करना शुरू कर दिया था, तो पेट्रो डॉलर डोमिनेंस जो है वो कम हो गई थी। अब आपने वेनेजुएला को कैप्चर किया जिसका ऑयल रिजर्व सऊदी से भी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, आपके पास रिफाइनिंग की कैपेसिटी नहीं है, उसको वापस उस तेल को निकालने के लिए आपको एड़ी चोटी का दम भी लगाना पड़ेगा और नुकसान भी सहना पड़ेगा। लेकिन आप उस देश के एक्सपोर्ट पे कंट्रोल करके ये तो स्थित कर सकते हो कि वहां से अब जो भी तेल जाएगा कि वो डॉलर में जाएगा। ईरान के साथ भी आप यही करना चाहोगे, इनके पास भी तेल है, इनका तेल आप जब लेना चाहोगे तो आप बोलोगे लोगों को कि इससे यहाँ से जो तेल जाएगा वो डॉलर में जाएगा, इससे डॉलर की जो आपकी डोमिनेंस है वो दोबारा से आ जाएगी। जो मल्टी करेंसी, मल्टी पोलैरिटी वर्ल्ड जिसकी बात करते रहते हैं लोग, तो उसके अंदर डॉलर की डोमिनेंस कम होती जा रही है, यूएसए की सिग्निफिकेंस कम होती जा रही है। तो जब जब डॉलर की डिमांड इस तरह से वो आर्टिफिशियली इन जगहों पे कब्जा करके बनाएंगे तो फिर से उनकी कंट्री के अंदर डॉलर की चांसेस बढ़ जाएंगे और वो अपना थोड़ा जो उनकी ढलती हुई अर्थव्यवस्था है उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला हो गया तेल।
दूसरा हो गया इजराइल। इजराइल को पता है कि ईरान जो है वो गढ़ है हिजबुल्ला, हुतीज और हमास को आर्म्स पहुंचाने का, हम इनको फंड्स पहुंचाने का, इनके थ्रू ये संगठन काम करते हैं और इजराइल के अस्तित्व को इनसे बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने अभी जो लड़ाई हमास के साथ लड़ी है वो खत्म कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सीज फायर, कुछ कच्चा पक्का सा सीज फायर चल रहा है जिसके अंदर वो डेली बेसिस पे अभी भी हमास के लोगों को अंजाम पे उतार रहे हैं। दूसरा जो है आप देख रहे हैं लेबनान के अंदर भी, साउथ सदर्न लेबनान में भी तो शांति तो है नहीं, वहां पर भी अभी भी वहां आईडीएफ बैठी हुई है, वहां पे भी वो हिजबुल्लाह के साथ काम कर रही है। लेबनीज गवर्नमेंट के ऊपर यूएसए का इतना प्रेशर है कि उन्होंने बोला है कि हिजबुल्लाह को अपने आर्म्स त्याग दो, पर वो मानने को तैयार नहीं है। उनके सपोर्टर्स वहां से उठ के चले गए उनके पार्लियामेंट में से कि ये नहीं हो सकता। तो हिजबुल्लाह के साथ एक पॉलिटिकल भी और एक्चुअल आर्म्स वाला जो है वो टसल चल रही है। और इस तरफ आप यमन में तो आप देख ही रहे हैं जो हुतीज के साथ चल रहा है, सऊदी वहां ऑलरेडी अटैक कर रहा है। चाहे पहले हम वो देख लें कि वो अपना एसटीसी के साथ डील कर रहा है, लेकिन उनकी एक्चुअल लड़ाई तो हुतीज के साथ है। तो ये जो तीन बड़े जो संगठन जिनका पूरा समर्थन जो है ईरान से आता था, और उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आपने 12 दिन का युद्ध लड़ा, उसके अंदर ईरान की इकोनॉमी को बहुत झटका पड़ा। वो ऑलरेडी सैंक्शन नेशन है, वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा है दोबारा से। तो ये जो एक्चुअल प्रोटेस्ट शुरू हुई 17 दिन से, ये इकोनॉमिक प्रोटेस्ट की तरह से स्टार्ट हुई थी। शॉपकीपर्स ने अपने दरवाजे बंद करे थे पहले। इकोनॉमिक प्रोटेस्ट को आगे चल के, क्योंकि इसके अंदर जैसे त्यागी सर ने कहा, बहुत सारे जो हैं आपके सुन्नी लोगों ने आवाज उठाई, जो यंग जनरेशन, उसकी ज्यादातर जो आपकी पॉपुलेशन है वो 39 से कम की उम्र की है, तो वो लोग तो ये रेवोल्यूशन होने के बाद पैदा हुए हैं। तो उन लोगों को ये जो कड़क व्यवहार है वहां का, मॉरल पुलिसिंग जो है वो नहीं चाहिए। तो वो सारे लोग उठ के आके खड़े हो रहे हैं। तो यूएसए क्या कर रहा है, इनको फंड दे रहा है, इनको सपोर्ट दे रहा है, इनको आगे कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो ईरान के ऊपर अपना, जिसका हम बार बार नाम ले रहे हैं, रजा पहलवी, उनको वहां बिठाना चाह रहे हैं। वो पहले भी स्टूज थे जब वो थे यहाँ, और अब भी स्टूज बनेंगे अगर यहाँ पे रेवोल्यूशन होके तख्ता पलटी जाएगी। बिल्कुल। एक बार हम फाजिल अहमद जी से समझना चाहेंगे, मुस्लिम स्कॉलर के रूप में जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि क्या हम इस जंग को, जो दिखाई दे रहा है, तमाम जो मामले सामने आ रहे हैं, अब इस्लाम बनाम पश्चिमी देश माना जाए? देखिए, तेल कारण है, आधिपत्य करना चाहते हैं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन क्या तीसरी आहट ये है इस्लाम बनाम पश्चिमी देश? क्या समझाएंगे आज फाजिल जी? रुति जी, देखिए, इस्लाम बनाम पश्चिमी देश कैसे हो सकता है? जॉर्डन, मिस्र, इजिप्ट सब अमेरिका के साथ है। शुरुआत फिर इस्लाम बनाम आप कैसे बोल सकती हैं कि पश्चिमी देश ये माना जा सकता है? अमेरिका की स्थिति इतनी खराब है कि वो लाल सागर छोड़ के भाग गया हूती के डर से। अपना युद्ध की बेड़ा डुबवा लिया और फिर कहा कि हम हूती से नहीं लड़ सकते। तो जब हूती से नहीं लड़ सकते तो ईरान से क्या लड़ेंगे? 12 दिन की जंग में ईरान ने वो दिखा दिया कि उनकी सैन्य ताकत क्या है। और आज जब 4 दिन पहले कह रहे थे कि हम ईरान में से रजा पहलवी से मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि अब हम ईरान में जो है जंग लड़ने की स्थिति में अमेरिका बिल्कुल नहीं है। अब कह रहे कि अब जो है टैरिफ बढ़ा देंगे। कल तक कह रहे थे कि हम ईरान को मिटा देंगे। अब उनका बयान आ गया कि अमेरिकी लोग जो ईरान के अंदर है वो जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें, ये बयान आ गया। और वो कह रहे कि हम जो है रजा पहलवी से मिलने से इनकार कर दिया। ईरान से लड़ने की स्थिति अमेरिका की बिल्कुल नहीं है। अगर लड़ने की स्थिति होती तो आज तक युद्ध हो चुका होता। अब तो धीरे धीरे, और जो स्टारलिंक के थ्रू नेट सर्फिंग कर रहे थे उनको जाम कर दिया चाइना की मदद से ईरान में, और आज पूरी तरह से शांति है ईरान के अंदर, कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। और जो सिया सुन्नी का जो मसला आप बोल रही हैं, सिया सुन्नी खत्म हो चुका है। अरे सुन्नी फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहा है ना ईरान, वो तो पूरा सुन्नी है। सुन्नी की लड़ाई लड़ रहा है ईरान जो है ईरान की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, मतलब वो फिलिस्तीन को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, विवाद मतलब सिया सुन्नी के बीच नहीं है। बिल्कुल सिया सुन्नी नहीं, और इस्लाम वर्सेस यूरोप नहीं है। ये ईगो की लड़ाई है। उनका ये मानना है कि ईरान के रहते हम फिलिस्तीन पर कब्जा नहीं कर सकते, हम गजा को नियंत्रण नहीं कर सकते, हम हूती को नियंत्रण नहीं कर सकते, हम हिजबुल्लाह को क्योंकि ये ईरान के प्रॉक्सी हैं, इनको ताकत मिल रही ईरान से। इसलिए वो ईरान का जिस दिन परमाणु, देखिए नॉर्थ कोरिया कि जब परमाणु बम बना रहा था तो ऐसे ही हमले ईरान कर रहा था, लेकिन जब उसने परमाणु बम बना लिया तो वहां बात खत्म हो गई।
इसी तरह ईरान जिस दिन परमाणु बम बना लेगा, अमेरिका उसका पीछा छोड़ देगा। लड़ाई इस बात की है कि जब तक हम ईरान पर कंट्रोल नहीं करेंगे, हम हमास से, हिजबुल्लाह से और हूती से नहीं निपट पाएंगे। ये पिछले 2 साल से आपने देखा ये पूरा मामला किस तरह से अमेरिका बैकफुट पे आ गया, इजराइल बैकफुट पे आ गया। आज ना तो इजराइल लड़ाई करने की स्थिति में है, ना अमेरिका अगर लड़ाई करने की स्थिति में होते तो अब तक हमला हो गया होता। अच्छा, पिछली बार तो 12 दिन की जंग में अमेरिकन को अपने देश में बताने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक हमला कर दिया उनके परमाणु संयंत्र पर कि हमने उनको परमाणु। अब क्या बताएंगे? अब इस पूरी जंग में जो माहौल बनाया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि हम ईरान को खत्म कर देंगे और खामनेई साहब देश छोड़ के चले जाएंगे, अब वहां अमेरिका अपनी आवाम को क्या बताएगा कि हमने क्या किया? अगर एक भी मिसाइल कहीं से आ गई तो अमेरिका का युद्ध माना जाएगा ईरान के ऊपर, और उसका जवाब ईरान देगा। ईरान के पीछे चाइना खड़ा है, रूस खड़ा है। ये बात अमेरिका जानता है कि अगर हम लड़ाई छेड़े, 1 मिनट सर जी, एक बस 20 सेकंड और लेंगे बस। अगर अमेरिका ये जानता है कि हमने एक भी मिसाइल मारी तो ये लड़ाई न सिर्फ हमारी बल्कि रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान और अरब, तुर्की, ये सारे लोग मिल गए हैं, मिल करके अपना एक नेक्सस बना लिए हैं। इस नेक्सस से अमेरिका नहीं निपट पाएगा क्योंकि उसमें अरब और टर्की ने बाकायदा कह दिया है, जाकर के मिले आयतुल्लाह खामनेई साहब से और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम लोग सब लोग मिलकर लड़ेंगे इस बार। और अगर उन्होंने मेडिटेरियन सी लॉक कर दिया, टर्की, लाल सागर पहले ही बंद पड़ा है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, ये तीन समुद्री इलाके हैं जिससे ईरान को कंट्रोल किया जा सकता है। तो तीनों जब लॉक कर देंगे तो एक गोला भी नहीं जा सकता। कहां से युद्ध लड़ेंगे? इराक से। इराक अपनी जमीन नहीं इस्तेमाल होने देगा ईरान के खिलाफ। जॉर्डन जो है नहीं, अगर जॉर्डन ने अमेरिका के साथ दिया तो जॉर्डन के ऊपर हूती ने हमला करने की चेतावनी दे दी है। ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका के साथ है तो बच जाएगी। उधर ताइवान को चाइना ने अटैक करने की जिम्मेदारी दे दी है कि अगर हमें ईरान पे हमला होगा तो हम ताइवान पे हमला कर देंगे। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को कह दिया है कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो हम साउथ कोरिया पे हमला कर देंगे। तो एक जगह 16 जगह कहां लड़ाई लड़ेगा अमेरिका? एक साथ उनको 16 देशों से लड़ना पड़ेगा, छोटे मोटे मिलाकर के। अगर अमेरिका ने युद्ध छेड़ा, फाजिल जी आपके जवाबों में ही मेरा सवाल छिपा है और मैं आपसे एक छोटा जवाब चाहूंगी। आपने देखिए 2 बातें कही यहाँ पर और आप अहम जानकारी इस बात को लेकर दे रहे हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ सकता है। लेकिन देखिए 2 बातें आपसे ही मैं जवाब चाहूंगी। देखिए खामनेई तो छुपे हैं ना अभी बंकर में, और उधर रजा पहलवी की पूरी बातचीत हो चुकी है। तो ऐसे में अमेरिका का तो साफ और सीधा आधिपत्य दिख रहा है। और दूसरा जवाब मुझे ये दीजिएगा आप छोटे से, और फिर मैं जाऊंगी टीपी त्यागी जी के पास। दूसरी बात तो ये है कि ईरान अपने आप को मुस्लिम देशों का रिप्रेजेंटेटिव मानता है, तो क्या ये भी कारण है? छोटा जवाब, फिर मैं लौटूंगी टीपी त्यागी जी के पास। देखिए, जो बात ये कहते हैं लोग कि वो बंकर में छिपे हैं, जुमे के दिन खुले मैदान में आकर उन्होंने नमाज पढ़ी और नमाज के बाद उन्होंने दुनिया को संबोधित किया, अपने देश को भी संबोधित किया खुले मैदान में। हाँ। अब बंकर की छिपने की, अरे नेतन्याहू कहां बैठे हैं ये कोई दुनिया जानती है? कि हम कहां बैठे हैं कोई जानता है? आप कहां बैठी हैं? आप स्टूडियो में, सबको पता है। ये बात तो वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा, ठीक है, वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा। और इसी पर मैं सवाल लूंगी टीपी त्यागी जी से। सर ये बताइए कि जैसे ईरान को फाजिल जी ने ये दर्शाने की कोशिश की है, और इससे मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि अमेरिका बैकफुट पर ये बता रहे हैं, लेकिन साफ और हम सीधे हमले की तस्वीर भी देख रहे हैं। अमेरिका ये कहा है कि प्रदर्शनकारी जो है वो कब्जा कर लो, मतलब साफ और खुली चेतावनी। तो इस पर क्या व्यापक होता नजर आएगा? ना कि अमेरिकन ईरान छोड़ दे, ये भी तो कहा है ना कि अमेरिका। आपका जवाब पूरा हो चुका है, एक बार मैं लौटूंगी टीपी त्यागी जी के पास। सुनिए जी बिल्कुल। हाँ। भाई साहब ने 3-4 बातें कही। मैं ये कहता हूँ कि उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती। रूस और चाइना ईरान के साथ खड़े हैं। रूस और चाइना वेनेजुला के साथ भी खड़े थे। वेनेजुला में जब एक्शन हुआ तब रूस और चाइना कहाँ थे? लिहाजा ये कहना कि दूसरे देश आ जाएंगे लड़ने के लिए, समय का अभाव है, जल्दी कंप्लीट कीजिए, समय का अभाव है। ये सिर्फ स्टेटमेंट होते हैं। फिर इन्होंने कहा कि ईरान के अंदर बिल्कुल सिचुएशन कंट्रोल में है। भाई थोड़ी बहुत कंट्रोल में होगी केवल तेहरान में, लेकिन पूरे ईरान में नहीं है। वहाँ पे 12,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहाँ पे उपद्रव अब भी चल रहे हैं। और समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए और विशेष जानकारी देने के लिए। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहे इंडिया न्यूज लगातार।
आज सारे मोहल्ले हाजी खुशियों दी